राज्यसभा में तो ये चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर हुई चर्चा का सरकार की ओर से जवाब दिया है। आप सीधे तस्वीरें उन्हीं की आप देख रहे थे, वो लगातार उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में बेचने की चीज़ नहीं बल्कि दिल में बसाने का जज्बा है। ये बात अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत दुकान में बेचने की चीज़ नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है। लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाना देश में तुष्टीकरण की शुरुआत थी, ये भी सीधे सीधे आरोप लगाया अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर। भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लाया जाएगा, एक अपने आप में बड़ी बात का एक तरीके से जिक्र भी अमित शाह ने राज्यसभा में किया है। संविधान लहराने की चीज नहीं, संविधान अपनाने की चीज है। सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज है। इस बात को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए। वो कोई एक तरीके से हमारा कर्तव्य है जिसको हमको अपनाने की जरूरत। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार संविधान का संशोधन किया और इस पर भी एक तरीके से उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हारे तो ईवीएम खराब, झारखंड में जीते तो ईवीएम ठीक। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। सीधे तौर पे एक तरीके से आरोप लगाया कांग्रेस और विपक्षी दलों को लेकर। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान विरोधी है। अमित शाह ने कहा 2 राज्यों में आज की तारीख में एक तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण है, ये संविधान विरोधी है। भाजपा धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण होने नहीं देगी। पुरजोर विरोध करने की बात कही है अमित शाह ने। संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के जवाब में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को सामने रखा। कांग्रेस को सिलसिलेवार तरीके से घेरा। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा संविधान के साथ बीते दशकों में किए गए छेड़छाड़ पर सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप लगाया। साथ ही साथ एनडीए सरकार के माध्यम से बीते कई वर्षों में जो कुछ भी संविधान संशोधन किए गए उसका जिक्र किया और कहा कि वो देश हित में किए गए काम है और कैसे देश के साथ छलावा किया गया है, कैसे देश के संविधान के साथ में कुठाराघात किया गया। इस प्रकार का सीधे तौर पे आरोप अमित शाह ने लगाया है कांग्रेस के ऊपर। तुष्टीकरण की नीति को एक तरीके से शुरुआत करने का उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने एक तरीके से बीज बो दिया और उसके बाद से लगातार ये चलता आ रहा है। भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि संविधान लहराने की चीज नहीं, संविधान अपनाने की चीज है और बीजेपी और एनडीए की सरकारें उसको अपनाती हैं। कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ये अपने आप में बेहद तरीके से बहुत सार्थक बहस के बाद में सरकार की ओर से जवाब सुनने को मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ गए हैं इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। अमित शाह का बड़ा जवाब और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि करारा जवाब है। कांग्रेस को आईना दिखाने का एक पुरजोर कोशिश उन्होंने एक तरीके से की है और सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों को रखा है। प्रफुल्ल जी। जी बिल्कुल, देखिए संविधान ये विषय 2024 के चुनाव से कांग्रेस ने अपना एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और ये इस विषय पर चर्चा हो ये भी कांग्रेस समेत सारे ही मित्र पक्षों का आग्रह था। उनको ये लग रहा था कि इस बहाने वो सरकार को और सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घेरेंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और अब राज्यसभा में अमित शाह जी ने इस पर चर्चा की दिशा बदल दी है, उसमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ही कटघरे में खड़ी रह गई है जी। 1951 की पहली अमेंडमेंट से लेकर फिर चाहे वो 24वां संविधान संशोधन हो 1971 का या 39वां हो या फिर शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी जी ने जो किया वो हो, तो ये सारे मामले जो आज की जनरेशन से एक तरीके से नजरों से हट गए थे वो आज इस बहाने फिर से चर्चा में आ गए। तो इसका एक अच्छा उपयोग, लेकिन इसमें एक बात हमको जो ध्यान में रखने वाली है, ये तो राजनीतिक चर्चा तो इसमें हुई है, लेकिन 75 वर्ष जब हम संविधान के मना रहे हैं तो इस संविधान के इतने आघात होने के प्रयास होने के बाद भी हम लोकतंत्र के नाते जो जीवित रहे और फिर भी हम जो अभी अमित शाह जी ने अपने भाषण के अंत में अमृतकाल की और अगले 25 वर्ष की दृष्टि की, इसमें कोई एक समान कार्यक्रम जो दलगत राजनीति से आगे बढ़कर हो, जो संविधान की आत्मा को, संविधान के स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाला हो जी, वो चर्चा भी इसमें कहीं ना कहीं आई है, उसका भी मुझे लगता है हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, यूसीसी को लेकर भी एक तरीके से स्पष्ट संकेत दिखाई पड़े इस बहस को लेकर। आपको लगता है कि उस दिशा में कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा किया कि साहब कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से आपने तुष्टीकरण की नीति की और कांग्रेस से जवाब मांगा यूसीसी पे। आपको लगता है कि वो भी अपने आप में संविधान संबद्ध बहस के दौरान ये एक मौजूद सवाल थे यहाँ पे? जी
देखिए, ऐसा है कि संविधान का मुद्दा जैसे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वैसे ही एक आरक्षण का भी मुद्दा बनाया था, और बीजेपी ने काउंटर में उसको धर्म के आधार पर या उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण का एक मुद्दा बनाया था। और शाहबानो केस एक जैसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहां से क्लियर कट एक डायरेक्शन देने वाला था। उसके बाद कम से कम 13-14 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में ये इशारा किया है कि ये कहीं ना कहीं सेक्युलर सिविल कोड या नेशनल सिविल कोड इस दिशा में हम जाए, जी। क्योंकि इसमें खास करके विवाह, तलाक, इनहेरिटेंस, ये जो सारे कानून हैं, ये अलग अलग उपासना पद्धति पर नहीं हो सकते। लोकतंत्र की मूल विचार से ये विपरीत है, और संविधानकर्ताओं की भी यही अपेक्षा थी कि आने वाले समय में हमको ये करना चाहिए। तो भारत का लोकतंत्र और शरिया लॉ जी। ये आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं। ये बीजेपी ने आज फिर से अधोरेखित किया, और इस पर कांग्रेस को प्रश्न किए है कि क्या कांग्रेस सही में इस संविधान के, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है या नीति निर्देशक जो तत्व है, जी। वो तो हमारे आदर्शों के तत्व है, जो हम संविधान को और हमारे देश को, समाज को जिस दिशा में लेकर जाते हैं, और उसमें से यूसीसी एक प्रमुख दिशा निर्देश एक तरीके से उस दिशा में जाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था। जी। तो उसमें पहल करने के बजाय उसकी विपरीत दिशा में जाने का हम क्यों प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ हम कोर्ट के निर्णय में महिलाओं को अधिकार देने की बात आएगी तो उसको भी पलट देंगे, और दूसरी तरफ हम उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण की भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के या ओबीसी के आरक्षण को कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचाएंगे। तो ये धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेद का संविधान ने विरोध किया है। जी। और इस आधार पर हमको, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक चर्चा इस बहाने आई है। लेकिन राजनीतिक रूप में हम देखें तो जी। कांग्रेस ने ये सारा विषय शुरू किया था सरकार को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जी। लेकिन खुद कांग्रेस ही इसमें बिल्कुल कटघरे में प्रफुल्ल जी, खड़ी अगर हो। बिग पिक्चर की बात करें, आपने भी जिक्र किया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संविधान बदलने पे बड़ा चर्चा हुई, और जब ये पूरी देश में बहस हुई उसका हमने एक असर भी देखा कि किस प्रकार से बात हुई। लेकिन जब सार्थक तथ्यों के साथ में जब सार्वजनिक मंच पे, खासतौर से संसद में, लोकसभा फिर राज्यसभा में बहस हुई, तो जब पड़ते खुली हैं तो फिर इतिहास ने अपने आप को खुद से दोबारा से लाके खड़ा कर दिया कि साहब ये है रियल पिक्चर। आपको लगता है कि इस बिग पिक्चर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी ही ज्यादा कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ रहा है? जी निश्चित नहीं, केवल कांग्रेस और उनके सहयोगी नहीं आर्येंद्र, इसमें यह हुआ है कि कांग्रेस वर्सेस उसके सहयोगी भी खड़े हो जाएंगे। हाँ। जैसे अभी आज डिबेट और एक शुरू हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला। उसमें बहुत सारे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कहा कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके स्पिरिट के विरोध में है। जी। तो 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट केरल में गिराना, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी थी? 1967 में या 1970 में विरोधी दलों की सरकारें बनी हैं, इसलिए उनको बर्खास्त करना, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी थी? क्या 1952 से 1967 वही प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में भाषण किया तब एक तरह से इशारा करके पूछा था कि बहुत सारे कांग्रेस के मित्र दल के यहाँ पे बैठे हुए जिनके शीर्ष नेता जिन्होंने पार्टियों की स्थापना की वो भी इमरजेंसी में जेल में थे। तो ये क्या? तो इसमें मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस, जैसे ईवीएम पर डिबेट शुरू हुआ है और एक अलग अलग मत बाहर आने लगे हैं, वो जैसे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आया, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी सारा संविधान के संशोधन वाला विषय जो है, और वो संशोधन किस लिए? संविधान में संशोधन होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया संविधानकर्ताओं ने दी हुई है। उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारा संविधान लचीला भी है और कुछ मामलों में बहुत स्पष्ट भी है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। प्रगतिशील एक हमारी एक उसकी खासियत है संविधान की, और शायद इसीलिए बिल्कुल। बदलाव की व्यवस्था रखी गई। आपको लगता है बिल्कुल। जी, आपको लगता है कि संविधान लहराने की नहीं अपनाने की बात है, ये भी अपने आप में पूरा जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई खासतौर से राहुल गांधी के माध्यम से, उस पर एक बहुत बड़ा एक तरीके से जवाब दिया गया है बीजेपी की ओर से कि साहब आप कितनी सतही काम कर रहे हैं, आपको सतही नहीं, आपको उसको आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए सीधी सी बात है, लोकतंत्र और परिवारवाद ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी है।
आप जिस तरह के लोकतंत्र की भाषा, आप संविधान को लेकर घूम तो रहे हो, क्या है अरियंद्र, ये होता है कि चुनाव के समय जब आपको कोई नैरेटिव गढ़ना होता है तो वो प्रचार सभाओं से गढ़ता है या कैंपेन के थ्रू गढ़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा काउंटर आप करने की स्थिति में नहीं रहते, या काउंटर करने के समय भी आप डिफेंसिव में रहते हो। इतना एक्सप्लेनेशन सुनने की उस समय किसी की मानसिकता नहीं रहती है, तो वो कैंपेन मोड होता है। आज जब संविधान की एक विस्तृत चर्चा दोनों सदनों में संसद के हुई है, तो उसमें जिस तरीके की बातें सामने आई हैं जी, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से भी, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हो, जी, सेंसरशिप पहली जो लागू हुई थी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर भी हो गई थी जिसका मैं संपादक हूं, जी, तो वो इस कारण से हुई थी कि पाकिस्तान, उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे, वहां से आने वाले रेफ्यूजीज जो है उनकी कहानियां ऑर्गेनाइजर छाप रहा था, और जी, इस वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। जी, अब ये लिबरल डेमोक्रेटिक फ्री स्पीच के पुरस्कर्ता, जिनको आज का बहुत सारा इकोसिस्टम मानता है, कांग्रेस मानती है, कांग्रेस के मित्र पक्ष मानते हैं, जी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सेंसरशिप लाई थी। तो क्या ये संविधान के स्पिरिट के साथ न्याय था? बिल्कुल, ये अपने वो आप में कई तथ्य आए हैं प्रफुल्ल प्राइम जी। मिनिस्टर उस समय नहीं थे। जी, वो प्रफुल्ल जी, उस आप समय जी, जो प्रफुल्ल जी, आप interim रहिए हमारे government साथ में, थी, आप रहिए हमारे साथ में, कुछ हम बाइट्स सुनवाते हैं कि अभी चर्चा में क्या बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए सरकार की ओर से राज्यसभा में कहा है। संविधान पर जो बहस हुई है, आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा, और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं, और संविधान को तोड़ मरोड़ कर, फॉर्मेलिटी कर कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है, और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रफुल्ल जी, सीधे तौर पर अमित शाह एक तरीके से कह रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस से, कि संविधान के नाम पर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। देश की व्यवस्था को कमजोर करने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस कर रही है। नरेंद्र, परसों जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसके बारे में बोला था, तो इसका विस्तृत विवरण उन्होंने किया, और खास करके अभी तो मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो यूपीए की सरकार थी उस समय हमने 2 प्रमुख चीजें देखी। एक तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की रचना, जिसको सुपर पीएम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा, और दूसरी तरफ
कैबिनेट द्वारा पारित किया हुआ एक बिल या अध्यादेश, उसको राहुल गांधी जी का फाड़ना। उसके बाद का अभी पिछले 10 साल का व्यवहार आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट पर, कभी पार्लियामेंट ने पारित किए गए कानून पर, इस तरह का व्यवहार हमने अभी इससे पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे 370 हो या 35A के बारे में हो, 35A तो बिल्कुल ही मतलब अलोकतांत्रिक तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया अमेंडमेंट था और फंडामेंटल राइट्स में आया, मतलब जम्मू कश्मीर में ये सब लागू नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है उसको मान्यता लगेगी। ये प्रावधान 35A से आया था। 370 अपने आप में तो ट्रांजिटरी प्रोविजन थी जी। तो ये सब, और दूसरी तरफ पिछले 10 साल का व्यवहार यदि हम देखते हैं तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन मार्क खड़ा करना जी, ये एक राजनीति का हिस्सा कांग्रेस की और कांग्रेस के मित्र, बिल्कुल एक पैरेलल कंपैरिजन की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। और ये आप जो बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, ये उदाहरण होते हैं जिससे पता लगती है कि स्थिति परिस्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को लेकर। आज लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है, क्या है उसके मायने, क्या है पूरी खबर, इस पर होगी हमारी विस्तार